फौज इनकार कर चुकी, अपनी पोजीशन वाजे कर चुकी, लेकिन ऑपोजिशन बार बार इल्जाम लगा रही है कि फौज सियासत में मुलव्वस है। अल्फाज बदल बदल कर इस इल्जाम को दोहराया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि इमरान खान को वजीर आजम बनवाने में फौज का हाथ है, कभी नाम लिए बगैर सिर्फ इमरान खान को सिलेक्टेड कह दिया जाता है और फौज को सिलेक्टर कहा जाता है। कभी ऑपोजिशन कहती है कि फौज उनसे राबते कर रही है, कभी नाम लिए बगैर इमरान खान के बड़े की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। फौज इन तमाम इल्जामात के पहले भी तरदीद कर चुकी है और आज पाक फौज ने ऑपोजिशन को एक बार फिर वाज़े और दो टोक पैगाम दिया कि वो इल्जामात लगा रही है तो सबूत पेश करे, सबूत पेश करने की जुर्रत भी करे, वरना खामोश हो जाए। DGISPR समा टीवी से गुफ्तगू में वाजे कर चुके हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं कर रही। अगर इन्हें किसी ने कॉल की है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो वो रिकॉर्ड सामने लाया जाए। कोई सियासत के साथ हमारा फौज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राबते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे फिर ये कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। ये पहली बार नहीं कि फौज ने सियासत में मुलव्वस होने से इनकार किया हो, बल्कि 11 जनवरी को भी DGISPR ने यही कहा था कि फौज को सियासी मामलात में आने की कोई जरूरत है, ना इसे इन मामलात में घसीटने की कोशिश की जाए। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत और सेनेट इंतखाबात से दूर हो जाए। अब आप पारा वालों का सियासी विंग अगर कोई है तो बंद कर दिया जाए। पारे वाले हैं, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन मगर उनका कोई सियासी रोल ना हो। अगर उनका कोई सियासी विंग है वो फिर बंद किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज भी चंद दिन पहले एक बयान से तासुर दे चुकी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वजीर आजम इमरान खान के हक में सियासत में मदाखलत कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान के बड़े लीगी रहनुमाओं के बड़ों को फोन कर रहे हैं और सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की हिमायत के लिए दबाव डाला जा रहा है। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। तर्जुमान पाक फौज के आज के बच के बयान के बाद वजीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट की। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत के बाद जुबान दराज PDM जबानें बंद हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट को गाली देना और सियासी अमूर में फौज को घसीटना सियासत नहीं हिमाकत है। अकल से आ रही PDM को चाहिए कि होश के नाखुन ले। मुल्की सलामती के इदारों को मुतनाज़े बनाना किसी तौर हुब्बुल वतनी नहीं। वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें बड़े फोन कर रहे हैं, कोई बड़ा फोन नहीं कर रहा। बड़ों को फोन करने का कोई शौक नहीं है। DGISPR का बयान सच्चाई से मुनसर है और ये जो मनफी सियासत कर रहे हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पाक फौज पर जो लोग इल्जाम लगाते हैं ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं, उनको अकल का सहारा लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ऑपोजिशन अगर ये दावा करती है कि फौज उनसे राबता कर रही है तो क्या इनके पास कोई सबूत है, कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई मैसेज अगर मौजूद है तो क्या ऑपोजिशन के तमाम सबूत सामने लाएगी? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी साहब से। तो साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी दो टोक अल्फाज में DGISPR ने एक दफा नहीं 2 दफा कह दिया है कि भाई आपके पास कुछ है, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपके पास है और आपसे राब्ता किया जाता है तो उस राब्ते का सबूत आप दे दें, बात खत्म हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते, हम मुदाखलत नहीं करते हैं। आप अगर कहते हैं तो फिर सबूत भी होगा, तो सर लाइए ना सबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इदारा ये कह रहा है और आज उन्हें ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है कि पहले ये सब कुछ होता रहा है या होता है अभी भी। और पाकिस्तान में अगर कोई ये समझे कि अदारों का अमल दखल सियासत में नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है फिर इसका मतलब हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। सो हमारी तो यही कोशिश होगी कि जो अदारा कह रहा है इस पे अमल करके दिखाए। मैं अब मरहूम जज अरशद मलिक को कहाँ से लेके आऊं
और वो फिर आकर बताए कि किस तरह उसको उसकी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करके आप फैसले लेते हैं, किस तरह एहतसाब के अमल को और नैब को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह आप सेनेट इलेक्शन में खड़े जो होते हैं वो 64 है और जब वो वोट निकलते हैं तो वो 14 लोग कम हो जाते हैं, किस तरह इमरान खान जो है उसका आरटीएस सिस्टम बैठाकर इत्तेहादिये ऐसे कोई गैर फितरी अलायंस बनाकर वजीर आजम तक पहुंचा दिया जाता है। सो ये सारी चीजें जो है, ये अगर मैं कहूं कि इसके पीछे मुहर्रकात नहीं है तो फिर इसका मतलब है मैं सच नहीं बोल रहा। तो मुहर्रकात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके दावे की बात हो रही है सर। जज अरशद मलिक की बात तो हो ही नहीं रही। आप कह रहे हैं कि आपसे राब्ता होता है, आप कह रहे हैं कि आपसे राब्ता किया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि जरूरत क्यों पेश आई है ये कहने की। तो सर जरूरत इसलिए पेश आ रही क्योंकि आप कह रहे हैं, ये वो नहीं कह रहे, ये आपकी पीडीएम कहती है, आपके लीडरान स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि हमें फोन आता है या हमसे राब्ता किया जाता है। तो सर इस वक्त ये सही वक्त है, ये बेहतरीन वक्त है चौधरी साहब, उस बंदे का नाम बता दें जो आपसे राब्ता करता है। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता नौबत फिर इसी साइड पर ही जा रही है, और अगर ये मुदाखलत बंद नहीं होगी तो वो फिर जाएगी। और मेरा ख्याल है कि आपको पिछले दिनों ये राब्ते की तो तस्दीक जो है वो सबसे पहले तो पिछली दफा ISPR ने खुद की कि भी वो जुबैर साहब से मिले हैं, ठीक है जी। और इसी तरह की और मसलन असेंबली के अंदर जो आपकी कानून साजी है, किस आदमी को, किस पार्लिमानी लीडर को नहीं पता कि वहां पर कौन ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी सर्विस में हैं और अदारों के लोग हैं, वो स्पीकर हाउस में बैठकर वो फैटफ और दूसरी तरमीम करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये बात कोई ढपी छुपी नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि इस बात को सबसे बेहतर ये है कि अदारा अब ये कहे कि हमने सीख लिया है, हम माजी नहीं दोहराएंगे, हम नहीं आएंगे और हम अदारों को मुतनाज़िर। बात है कि आप जुबैर साहब के राब्ता करने को या उनके मिलने को आप राब्ता कहते हैं सर, हालांकि वो ये कह चुके हैं कि मेरे फैमिली टर्म से मैं इसलिए मिलने गया। जुबैर साहब डिनाई करते हैं, आप कहते हैं जी वो राब्ता है। एक बात सर देखिए, हम इसके लुबे लुबाब पे आते हैं। दो लोगों में सर जब राब्ता होता है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, तो एक होता है राब्ता करने वाला और एक जिससे राब्ता हुआ हो। आप राब्ता करने वाले का भी नाम बता दें, आपके जिस बंदे से, MNA से, MPA से, लीडर से, कायद से जिससे राब्ता हुआ है, यही तो बात कर रहे हैं DG ISPR कि सबूत दें। तो सर आप बता दें, आपको कॉल आई, आपको SMS आया, व्हाट्सएप आया, खत आया, क्या आया, बता दें सर। मैं सिर्फ पिछले 4-4.5 साल की स्टोरी बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब JIT में ऐसे, यानी आप मिलिट्री इंटेलिजेंस को और ISI को जब शामिल किया गया, तो उस वक्त क्यों अदारे ने नहीं सोचा कि हम मुतनाज़े हो जाएंगे और वो उससे बाहर नहीं निकला। उसके बाद अगली बात, मियां नवाज शरीफ ने जो हमने लेजिस्लेशन की, उनको सदर बनाने के लिए हमारे MNAs को फोन आता रहा और बाकायदा मैं उसका गवाह हूं। मैंने बहुत सारे अपने MNAs से राब्ता देखा कि आप वोट डालने ना जाए। उसके बाद जीप के निशान अलर्ट हुए, ये बलोचिस्तान की मोहब्बत में एक पार्टी बनाई गई, एक जनूबी पंजाब की बनाई गई, हमारी पार्टी तोड़ी गई, नैब के पूरे अमल को इन्फ्लुएंस किया गया। मत मजबूर करें कि हम नाम भी ले, मत मजबूर करें कि हम फिर मेरी गुजारिश सुन लें। वो वही तो कह रहे हैं कि नाम ले, वही तो कह रहे हैं कि नाम ले, गुजारिश सुन ले। मैं आपको फुटेज भिजवा देता हूं, और वो जियो पर पूरा प्रोग्राम चला था, उस पे एक साहब अपना मुंह छुपा रहे थे। हम नहीं चाहते कि इन्हें मुंह छुपाना पड़े। वो आप फुटेज, वो कौन थे, सबने देखा था। अब हम बार बार आपसे अर्ज कर रहे हैं, हमें आप नाम लेने की बजाय, कलवाने की बजाय अदारे खुद एहतसाबी करें। अदारे मुदाखलत कर रहे हैं सर, वो अदारे इमरान खान के पीछे आप नाम ले खड़े। यानी हमें नहीं समझ आती कि ऐसी एक नजायज हुकूमत पहले कायम करवाई जाए, फिर इस कदर नालायक नाअहल जिनसे, जो गरीब की रोटी से कश्मीर तक छिन जाए, और आप फिर उनकी सपोर्ट में खड़े रहें, उनके बजट पास करवाएं, उनके चेयरमैन सेनेट बचाएं, उनके लिए इत्तेहादियों को गन पॉइंट पर आप इत्तेहादी बनाएं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, बिल्कुल हम ISPR ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्हें चाहिए उस पर अमल करें और आइंदा ऐसी गलती ना दोहराएं
कि फिर हमें नाम लेने पड़े। जैसा वो दी बात सुने, वही तो वो बार बार 2 दफा कह चुके हैं कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और किस तरह आपको साबित करें? आपने साबित करना है कि आपसे कौन राब्ता करता है। अच्छा, इस सब को छोड़ दें, मुझे अब इतना बता दें कि जब से आपकी पीडीएम की तहरीक का आगाज हुआ है, आपसे आखिरी राब्ता किसने किया, कब किया? देखिए, एक तो मुझे सारे राब्तों का कोई मुझे मालूम नहीं होगा, और यकीनन अच्छा, मेरी कोई एक बता दे, कोई एक आधा बता देना। फजलुर रहमान साहब का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है आज टीवी पर कि पिछले लॉन्ग मार्च में किस तरह कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या वादे किए गए, मुझे ये बताएं। फजलुर रहमान साहब ने तो कोई उसमें लगी लिपटी से बात नहीं की। और कौन, बिलावल साहब कह चुके हैं हमें फोन किए जाते, मरियम साहबा कह चुकी हैं। मैं आपको एक बता दूं, तीनों जिम्मेदार लोग और तीनों सच बोल रहे हैं, और मैं इस पे हल्फन कह सकता हूं, मैं कसम खा सकता हूं। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है खुदा के वास्ते, नहीं मरियम साहब को, ये जो गंदी हुकूमत के पीछे अदारे अपने आप को बचाएं। मरियम साहब को फोन किसने किया, ये बता दें। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते जो है वो जरूरी नहीं कि सीधा मरियम साहबा को किसी ने फोन कर देना है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, ये तीनों जिम्मेदार लोग हैं। मेरी गुजारिश ये है, अदारा इसको 70 साल से सीखे और जो बयान दिया इस पे अमल करके दिखाए, ताकि हमें कहने की जरूरत ना पड़े, आपको मेरे से नाम पूछने की जरूरत ना पड़े। आपको भी मेरे से ज्यादा पता है। नहीं पता आपको पाकिस्तान की सियासत में क्या अदारों का अमल दखल नहीं हुआ, क्या पीसीओ के हलफ नहीं हुए, क्या मार्शल लॉ नहीं लगे, क्या फैसले नहीं जाते रहे, क्या एब्डो से लेके और ये एहतसाब के ड्रामे तक नहीं हुआ। मैं आपको अरशद मलिक कहां से जगा कर लेकर आऊं? मेरा मतलब, आप हकीकतों को क्यों नहीं मानते? माने इस हकीकत को और हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। खुदा के लिए ये हमारे अदारे हैं, ये हमारा खून से लेके हमारे पैसे तक इन पर इन्वेस्ट हुआ है। ये पाकिस्तान के अदारे मत मुतनाज़े बनाए, अपनी आप दूर हो जाए सियासत से, और इस गंदी हुकूमत और इस नलायक नायल हुकूमत से कोई कोस क्यों दूर हो जाए। नहीं दूर होंगे तो फिर नाम भी लिए जाएंगे और आप मुतनाज़े होते रहेंगे, और आप रोज भी स्टेटमेंट लेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। सर, वो डीजीआईएसपीआर पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बता दें, आप सबूत दे देना। सर, सबूत तो वो आपसे मांग रहे हैं, वो आप देने को तैयार नहीं है। मैं मान गया आपकी बात, ठीक है कि जी आईजीआई बनी, उसके बाद मुशर्रफ साहब के इरा तक सब कुछ, उसके बाद भी शायद होता रहा होगा, बिल्कुल होता रहा होगा। अब वो कह रहे हैं कि अब हम शामिल नहीं हैं, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, आप हमें बंदा बताएं। जैसे कहते हैं ना खुरा ढूंढना, आप हमें खुरा दे दे, हम कार्रवाई करेंगे, हम हमें सबूत तो दें। सर, कोई तो सबूत देना आप कि आपको किसी ने राब्ता किया। अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी ने मैसेज भेजा, खत भेजा, कासिद भेजा, किसके हाथ भेजा, बता ही देना सर। मैं आपसे बता दूं, ट्वीट रिजेक्टेड से लेकर, मैं आपको जेआईटी की तश्कील से लेकर, व्हाट्सएप की कॉलों से लेकर, उसके बाद से लेकर इलेक्शन इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, इत्तेहाद कैसे बने, और मुझे ये क्या इसमें कोई शक है कि पाशा साहब जो है वो पीटीआई में लोगों को धकेलते रहे? मैंने नहीं कहा, परवेज अलाई कहते रहे। वो परवेज अलाई कहते हैं इनके तादी कि मैंने मुशर्रफ को कैसे शिकायत लगाई। बाकी बात ये हकीकतें हैं। मैं अगर हकीकत का इदराक उन्होंने कर लिया बड़ी अच्छी बात है, मगर अमल करके दिखाए ताकि उनको ये बयान देना ही ना पड़े आइंदा से। और हम इतने भी मेरा मतलब इस तरह के नहीं है कि हम किसी को सियासत में घसीटे। हमें जबरदस्ती आप ना घसीट कर अपने सामने खड़े करें। हम सियासी मुकाबला करना चाहते हैं अपने सियासी मुखालिफ से, हम आपसे कोई मद्दे मुकाबल नहीं आना चाहते, मगर अब हमें मत घसीटे, मत किसी हमारे अपोनेंट के साथ खड़े होकर अपने आप को पार्टी बनाए, अपना काम करें। अच्छा चले, आपका दावा है, आप देखिए, मैं दोबारा सर, आपके दावे के बाद डीजीआईएसपीआर ने यह बयान दिया ना, आपका दावा है कि जी हमसे राब्ता किया जाता है, बिलावल साहब को फोन आता है, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी मुझसे वादे वईद किए गए। नून लीग में आपसे, आप किसी और लीडर से, या लास्टली कह लें मरियम साहिबा से जो भी बात हुई, जो भी राब्ता हुआ, वो पैगाम था क्या? आपसे कहा क्या गया, क्या क्या कहा गया? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, बिलावल भुट्टो क्या नहीं कह चुके कि फोन आते हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान नहीं कह चुके?
वो भाई मैनेज करने की कोशिश की देखिए, बात फजलुर रहमान साहब की बात पुरानी है। आप दावा करते हैं कि आपका राब्ता, आपसे राब्ता अब किया जाता है जब से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया तराज जोहरी साहब, आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। ओपन वोटिंग के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए हुकूमत ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी, लेकिन अदालत में रेफरेंस की समाअत के दौरान ही हुकूमत ने पार्लियामेंट का रुख कर लिया और कौमी असम्बली में आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया। हालांकि हुकूमत की अपनी यकीनी नाकामी का पता था। शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में इस बात का एतराफ भी किया था और हुकूमत को नाकामी भी हुई। अभी पार्लियामेंट की हंगामा आराई की गूंज थमी नहीं थी कि हुकूमत ने ओपन वोटिंग के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और अदालती राय से मशरूत किया। ये वो मंजरनामा है जिसके पीछे हुकूमत का खौफ छुपा है। इस सारे मंजरनामे की बुनियाद सेनेट इंतखाबात में गड़बड़ का खदशा है। इस खदशे का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद दिन पहले खुद किया था, जिसके बाद हुकूमत ने इलेक्शन बचाने के लिए हर हरबा आजमाने का फैसला किया, लेकिन वक्त की कमी और नाकामी के खौफ की वजह से हुकूमत का हर हरबा, हर हथकंडा बोखलाहट का शिकार होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के रेफरेंस की समाअत कर रही है, लेकिन अदालत की राय का इंतजार किए बगैर पहले पार्लियामेंट में आईनी तरमीमी बिल लाने की कोशिश की गई और अब अदालती राय से मशरूत एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया। लेकिन हर हथकंडा आजमाने के बाद भी ओपन वोटिंग कराने का हुकूमती ख्वाब अभी तक अधूरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस सदारती ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट और आइन पर हमला कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इन्हीं नुकात की बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम ने सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत हुई तो JUIFA की दरख्वास्त भी ज़ेरे बहस आई। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने नुक्ता उठाते हुए मौक़िफ़ पेश किया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला कर लिया। हुकूमत ने अदालती कार्रवाई का जरा भी एहतराम नहीं किया। ओपन बैलेटिंग के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया। अदालती राय हुकूमती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हुई तो रेफरेंस खत्म हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस अगर मशरूत न होता तो कलअदम करार दे देते। ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी, बाद में दरख्वास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। अदालत ने अदालती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के लिए हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। और सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि वकला बरादरी ने भी इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन से एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदारती ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया है। 2 दिन पहले हफ्ते के रोज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया था और इस ऑर्डिनेंस को सदारती रेफरेंस पर अदालत उज़्मा की राय से मशरूत किया गया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की राय सेनेट इलेक्शन आइन की दफा 226 के मुताबिक हुई तो सीक्रेट वोटिंग होगी। आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग का तकाजा करता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबराह या नुमाइंदा वोट देखने की दरख्वास्त कर सकेगा। ऑर्डिनेंस को इलेक्शंस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया था। इस ऑर्डिनेंस के हवाले से अपोजिशन जमातों की तरफ से इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में, मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा हमला होगा पाकिस्तान की जमहूरियत पे। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आजादी पर भी बदतरीन हमला है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। सेनेटर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब ये वाज़ेह है कि ओपन बैलेटिंग के लिए आइन में तरमीम जरूरी है तो सर वो उस तरमीम की कोशिश तरीके से क्यों नहीं की गई? मतलब ऑर्डिनेंस के बगैर क्यों नहीं की गई? उसके लिए ऑपोजिशन से राब्ता क्यों नहीं किया गया? ये सब कुछ टाइम से पहले क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल 11th आवर पे क्यों किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम अली हैदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ये बिल जो है ना नेशनल असेंबली में, ये बिल काफी अरसे से पड़ा हुआ है। ये मानते ही नहीं है
ये कहते हैं कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन हो, ऑपोजिशन वाले उस पर लेन देन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे फैटिफ की जब कानून साजी हम कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने ये हमें दे दिया कि इमरान खान साहब बस ये कर दें, नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 ही हमारी मर्जी की कर दें, हमें एनआरओ दे दें तो हम फैटिफ में बिल वोट करते हैं। कोई भी लेजिस्लेशन हो जो पब्लिक इंटरेस्ट की, मिसाल के तौर पे ये वाली, यानी कि करप्शन का खात्मा, हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सही असल जमहूरियत बहाल हो। असल जमहूरियत बहाल मतलब सेनेटर्स जो है वो अवाम की नुमाइंदगी इस तरह से करे कि जो सूबाई असेंबली के वोटर्स हैं जिन्हें अवाम बेचती है सूबाई असेंबलियों में, वो आगे से सेनेटर्स को मुंतखब करते हैं, तो उसमें शफाफियत हो। इस चीज को लाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है, इन्होंने मुखालफत की। तो ये बिल तो खैर पहले से पड़ा हुआ है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमारी आईनी तरमीम को मुस्तरद किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ये दायर किया है, राय ली है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या हम आईनी तरमीम पे जाना पड़ेगा या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा ऑर्डिनेंस से। तो वो राय मुअज़्ज़ज़ अदालत की आ जाएगी, और लेकिन क्योंकि 11 तारीख को स्केड्यूल अनाउंस हो रही है, पहले ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया सर? उस राय का इंतजार क्यों नहीं किया गया? जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये इसीलिए कंडीशनल ऑर्डिनेंस है क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो स्केड्यूल जारी करने वाला है, और अगर इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल जारी कर देता है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन ये ऑर्डिनेंस इसलिए जारी कर दिया है कि जो भी मुअज़्ज़ज़ अदालत की राय आएगी उसके मुताबिक ये ऑर्डिनेंस या कारामद होगा या फिर नहीं होगा। अच्छा, अगर इससे मुख्तलिफ राय फर्ज कीजिए आ जाती है और फिर ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, तो फिर आपके लिए वही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? जी, फिर सीक्रेट बैलेटिंग पे जाना पड़ेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि फिर हम आगे जाकर दोबारा कोशिश कर सकते हैं कि अगली इलेक्शन से पहले या हमारी जब आ जाएगी मेजॉरिटी भी इंशाल्लाह अगले जनरल, एक तो सेनेट में आ रही है, एक जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह आएगी, फिर हम कर देंगे। ये नहीं मानते, इन्होंने खुद लिखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, to prevent corruption and floor crossing, all votes of the Senate and indirect seats will be by open and identifiable ballot। आज रजा रवानी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 18वीं तरमीम जब हुई थी उसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा कानून साजी की थी, लेकिन ये नहीं किया था। और ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये बगैर रिश्वत दिए, बगैर पैसा चलाए इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। अच्छा सर, एक बड़ा अब नुक्ता बिल्कुल टेक्निकल बात से जरा आगे बढ़ गए हैं सर। ये इसलिए किया जा रहा है, आपने पहले बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, फेयर इनफ, लोग बिकते हैं, यस ऐसा होता है। सर, इससे पहले जब ये अदम एतमाद की तहरीक थी या फिर जो सेनेट चेयरमैन को हटाना था, उसके लिए वो वोट जो आपके नहीं थे मगर आपको पड़ गए क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग थी, तो सर वो वोट क्या बिके थे? देखिए, पहली बात, जो बिके थे 20 एमपीएस हमारे जिन्होंने वोट बेची थी, इमरान खान ने फौरन एक्शन किया था और उनको पार्टी से निकाल दिया था। इधर दावे हुए थे, लेकिन मैं उस वक्त ही टीवी शोज पे कह चुका हूं और आज भी रिपीट करता हूं, मेरी टेक फर्क है इस पे। हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल नहीं पैदा होता उसमें, क्योंकि की तहरीक की बात कर रहा हूं। सुने, मैं अदम एतमाद की तहरीक की बात कर रहा हूं। मैं अदम एतमाद की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आया था, उसमें नौबत इलेक्शन तक पहुंची नहीं थी। अगर इलेक्शन होती जिसमें हासिल बेजिंजो साहब भी इलेक्शन उन्होंने पेपर्स जमा करवाए थे, अगर इलेक्शन होती तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती। उस केस में तो इलेक्शन तक नौबत गई नहीं थी। उससे पहले ही सेनेटर साहिबान ने, याद रखें, जब सेनेट के मेंबर का इलेक्शन होता है तो सूबाई असेंबली के मेंबरान वोट देते हैं। जब ये आई थी तो इसमें सेनेटर साहिबान से पूछा गया कि आप बताएं कि क्या सादिक संजरानी आपका एतमाद खो चुके हैं या नहीं। अगर वो कहते कि खो चुके हैं, फिर सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन होती।
ठीक है, नहीं उन लोगों ने तो ज़मीर की आवाज़ सुनी, ठीक है। अच्छा, इसको अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन का एक कहना है और तनकीद ये की जा रही है क्योंकि अब की बार आपको खदशा है कि शायद आप यू मे लॉस्ट, इस वजह से आप जोर दे रहे हैं कि अब जो है वो ओपन होना चाहिए, अब सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, ये वजह है सर? नहीं, ये 2015 में इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे हम इसे ओपन बैलेट पे करेंगे। देखिए ना, हम तो शफाफियत चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे की लेन देन ना हो। आपको पता है कि कौन जमीरों के सौदे करता है और कौन खरीदता है। आप पीपल्स पार्टी की मिसाल लेना, इधर एमपीएस होते नहीं है और सेनेटर्स इलेक्ट होके आ जाते हैं। कैसे? हमने खुद भुगता हुआ है ना, और हमने तो एक्शन लिया हुआ है। आप कह रहे हैं ना, ये जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी इस डर से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक्शन ले चुके हैं, वो काम हम पहले ही कर चुके हैं। 20 एमपीएस को इमरान खान साहब ने निकाला इस बात पे, तो हमें तो कोई भी नहीं है। अगर अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर सीक्रेट बैलेट भी होगी, हमें कोई अपने लोगों पे हमें एतमाद है। ये रंग देना, हमने इस पे इसकी जो स्पिरिट है उसको देखना चाहिए। ये 2015 से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जब आएगी हम इसको लेकर के आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा। और ये इलेक्शन लॉ भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अच्छी बात है, आप तो एतमाद की बात कर रहे हैं, पर वज़ीर आज़म साहब खदशा जाहिर करते हैं कि रकमें चलेंगी और लोग अपना अपना दाम लगाएंगे, तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म साहब को अपने कुछ लोगों पे या कई लोगों पे शायद एतमाद नहीं है। देखिए जी, आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा। मैं ये बताऊं आपको कि हम हिस्टोरिकली अगर देखें, आप भी अली हैदर काफी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, सियासत को भी करीब से देख रहे हैं, और सेनेट के कई इलेक्शन आपने बड़े करीब से कवर किए हैं। सेनेट की इलेक्शन में क्या पैसा चलता है कि नहीं चलता? चलता है। रिश्वत हराम है, गलत काम है, इसको रोकना चाहिए, एंड ऑफ द स्टोरी। और ब्राइबरी को, करप्शन को, इन चीजों को रोकना चाहिए। हम ये गलत कर रहे हैं। अगर हम यानी इमरान खान साहब के टाइगर्स में, उनकी जमात में हर कोई सेनेटर फैसल जावेद नहीं है, हर कोई सेनेटर फैसल जावेद की तरह लॉयल नहीं है। ऐसा मैंने हरगिज नहीं कहा। हमारे तो सर डर किस बात का? हमें नहीं है। हम देखिए वंस फॉर ऑल, अब आप देखें, जो इमरान खान साहब ने 4 हल्के खोलने की बात की थी, क्या उससे हमारी हुकूमत आ जानी थी? नहीं आनी थी। हमने सिस्टम को ठीक करने की बात की, इधर भी हम सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं बाबा। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अगर उन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख कर नहीं किया, उनका काम भी हम कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ 2006 में लिखते हैं, साइन करते हैं, और ये लोग नहीं कर सके, हम करके दे रहे हैं भाई। अच्छा काम है, हम कहते हैं। सेनेटर साहब तो इनको सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने अपने मौक़िफ़ को प्रेजेंट भी किया। बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि जिन्होंने कानून की पासदारी करना थी, जिन्होंने कानून का सबक पढ़ाना था, जब उनसे कानून शिकनी हुई, पहली दफा नहीं हुई, बहुत दफा हो चुकी है। इस्लामाबाद की पूरी कहानी, हाई कोर्ट की पूरी कहानी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर, बार के सदर भी इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कानून के अलमबरदार कानून का नाम लेवा कानून शिकनी कर रहे हैं। तजावुज़ात और गैर कानूनी कब्जों की खातिर अदालती एहतराम को रौंदा जा रहा है। आज इस्लामाबाद में आला तरीन ओहदों और आईनी इदारों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। वुकला के हाथों दिन भर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को अपने दफातर में मैसूर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ और बदतरीन गुंडागर्दी के बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और सारी हंगामा आराई की वजह इस वाक़े से भी ज्यादा अफसोसनाक है। आज की वुकला गर्दी की वजह यह है कि सीडीए ने वुकला के कब्जों को क्यों छेड़ा, कब्जे की जमीन पर बनाए गए गैर कानूनी चैम्बर्स को क्यों गिराया गया।
CDA ने F8 कचहरी में गुज़िश्ता रात तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, जिसमें जिला कचहरी के पार्किंग एरिया और फुटपाथ पर बने मुबैना 150 गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए गए और ऑपरेशन ने मदाखलत करने वाले कई वुकला को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी बात को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के वुकला ने पहले सेशन कोर्ट में तोड़ फोड़ की। जब इससे भी जी न भरा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दावा बोल दिया। वुकला नारे लगाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हुए और ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे, LCDs, टेबल और दरवाजे तोड़े। चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इनके चैम्बर्स में तोड़ फोड़ की गई। सहाफियों और अदालती एहलकारों से भी बदतमीजी करते रहे। दिन भर की तूफान बदतमीजी और अदालती एहतराम को रौंदने के बाद भी वुकला का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सारे मामले पर बात करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और वुकला नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन वुकला ने बात करने से इनकार कर दिया। वुकला का मौक़िफ़ है कि जब तक गिराए गए गैर कानूनी चैम्बर्स दोबारा तामीर नहीं किए जाएंगे तब तक किसी से बात नहीं होगी। गुंडागर्दी का यह पहला कोई वाकया नहीं है नाज़रीन, बल्कि 3 साल पहले मुल्तान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी वकीलों ने इसी तरह गुंडागर्दी की थी। इसी तरह दरवाजे, खिड़कियां, शीशे तोड़ दिए थे, जैसा आज इस्लामाबाद में हुआ। कानून तोड़ना और खुद को कानून से बालातर सलातर समझने की ज़हनियत वुकला में सरायत कर चुकी है। गुज़िश्ता बरस लाहौर में डॉक्टर्स और वुकला में एक तनाज़ा हुआ था। यहाँ भी वुकला गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम हुई थी। गुस्से से बिफरे सैकड़ों वुकला ने एक बड़े अस्पताल PIC पर हमला कर दिया। डॉक्टर्स और पुलिस पर पत्थर फेंके गए। वकीलों के हमले के नतीजे में कई घंटों तक लाहौर की जेल रोड मैदान जंग बनी रही। अदालतें, जजेस और आम शहरी कई बार वुकला के कहर और गजब का निशाना बन चुके हैं। वुकला के हाथों से कोई महफूज नहीं है, हत्ता कि कानून भी नहीं। चंद रोज कबल भी एक अफसोसनाक वीडियो सामने आई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि कमरे अदालत में चंद वकील किस तरह एक जज पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो आने के बावजूद अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है। अदलिया खुद अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बेबस दिखाई देती है। वुकला की गालियों और तौहीन आमेज़ रवैयों ने तो एक खातून जज को खुदकुशी का सोचने तक मजबूर कर दिया था। गुज़िश्ता साल नवंबर में पंजाब की खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साजिदा अहमद ने चीफ जस्टिस पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपने ख़त में अपने साथ होने वाले नारवा सलूक की फरियाद की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखे गए खुले खत में कहा गया था कि अदलिया का हिस्सा बनने की बजाय बेहतर ये होता कि वो अपने गाँव में जानवर पाल लेती, क्योंकि अदलिया का हिस्सा बनने की वजह से इन्हें नाम निहाद वुकला की गंदी गालियाँ और तौहीन बर्दाश्त करना पड़ती है। इस खातून जज ने यह तक कहा था कि अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम न होती तो वो खुद को सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने खुदकुशी कर लेती, क्योंकि जज की हैसियत से इन्हें और इनके साथियों को रोजाना की बुनियाद पर गालियों, तौहीन और हरासगी का सामना करना पड़ता है। वुकला गर्दी के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। 10 साल में पंजाब में 2800 से ज़ायद वुकला का नाम पर तशद्दुद के वाक़यात और मुकदमात आ चुके हैं, जबकि वुकला गर्दी के 250 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। 2009 से 2018 तक पुलिस, अदालती अमला और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दर्जनों अफराद वुकला के तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं। आखिर वुकला के सामने कानून क्यों बेबस हो जाता है? आखिर वुकला के पुरतशद्दुद वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं? इस पर मजीद बात करेंगे। साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जनाब असीब चौधरी साहब। चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं आप पर जाऊँ, हमारे साथ सुहेल रशीद मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। पहले हम उनसे बात करते हैं
और उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये एरिया सुहेल मुझे सबसे पहले बताइए कितना है, जिस एरिया पे, यानी कितना एरिया है जो रिकॉर्ड इस वक्त बताया जा रहा है कि जनाब ये एरिया कब्जा किया हुआ था या मुबैना कब्जा था। दूसरी एक बात, और दूसरा ये तजावुजात जो पड़े हुए थे वहां पे, उनकी वजह से पार्किंग में क्या मुश्किलात हो रही थी, एक। और तीसरी बात यहाँ में भी बताइएगा कि जब ये हो रहा था, मतलब जब तजावुजात बढ़ रहे थे, तब इंतजामिया क्या थी। ये सवाल हमने पूछा था अपने नुमाइंदे से और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया था, जरा ये सुनिए। जी देखें, ये F8 जो मरकज़ है वहाँ पर मार्केट के साथ ही दुकानों में चूँकि जो कचहरी है वो कायम है और जो अदालतें हैं वो वहाँ पर दुकानों में कायम है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो पहला प्लान था उसमें कचहरी को शामिल ही नहीं रखा गया था। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। तो लिहाजा वहाँ पर जब दुकानों में, किराए की दुकानों में अदालतें कायम थी, तो उसके साथ ही वकला के चैम्बर्स कुछ तो ऐसे हैं कि जो उन्होंने ख़रीद कर रखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा चूँकि गुंजाइश नहीं थी तो वकला को जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पर वो मंजूरी लेते थे बाकायदा, वहाँ पर जो इंतजामिया थी कचहरी की उससे, और जो वकला नुमाइंदे थे वो मिलकर, तो वहाँ इस तरह से एक जो निज़ाम है वो चलाया जा रहा था। लेकिन कुछ चैम्बर जो हैं वो 10 से 15 साल पुराने थे, जबकि कुछ पिछले साल कायम हुए। अब सारा मामला दोबारा से इसलिए ये इस तरह से पेश आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर में एक फैसला जारी किया कि इस्लामाबाद में जितने भी कब्जे हैं और सरकारी ज़मीनों पर तजावुजात कायम हैं उनको गिराया जाए, और इस्लामाबाद इंतजामिया जिम्मेदार होगी अगर कार्रवाई ना की गई तो। उसकी रोशनी में ही ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, और जो वहाँ पर F8 कचहरी में ही एक खुद वहाँ पर जज हैं, तफसीलात से आगाह करने के लिए हसीब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सब बड़ा जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मेरा ख्याल है डेफिनेटली आप जैसा लॉयर भी मजम्मत करेगा ये जिस तरह से बलवा बोला गया हाई कोर्ट पर, सेशन कोर्ट पर। देखें, हर मामले के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसका दूसरा पहलू वो है जो रात का एपिसोड है 1 बजे का। अगर दोनों को आप जक्स्टा पोजीशन में रखेंगे फिर देखेंगे तो बात समझने में आसानी रहेगी। मामला शुरू होता है रात 1 बजे से, जब चैम्बर गिराए जाते हैं, वकला को ज़ख्मी किया जाता है, 10 लोगों को अगवा किया जाता है और कोई पता नहीं होता उनको कहाँ रखा जाता है। और फिर उसका रिएक्शन जो आता है उसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं और दोनों आमने सामने आपके। अच्छा, मैं अब मैं इसको हम सिनेरियो बनाते हैं चौधरी साहब, एक कि जो कुछ आपके साथ हुआ, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि मेरे साथ होता है, मैं अपने चैनल में मौजूद हूं, मेरे साथ ऐसा होता है और ये ज्यादती होती है डेफिनेटली। अब मैं कानूनी चाराजोई के लिए आपके पास आता हूं, आप वकील हैं और आपका काम यह है कि मुझे कानूनी रास्ता दिखाना जिससे मैं इंसाफ हासिल कर सकूं, ऐसा ही है सर। आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि अली हैदर तुम अपने गांव से कुछ लोगों को बुलाओ और धावा बोल दो, या आप मुझे कानून की किताब में से जो मुझे राइट कानून और आइन देता है वो दिखाएंगे? क्योंकि डेफिनेटली आपका प्रोफेशन ये है, दिस इज हाउ यू अर्न योर लाइवलीहुड। अगर आप मुझे यही मशवरा देंगे कि भाई धावा बोल दो, तो फिर तो आपने जो किया वो ठीक किया। लेकिन अगर आप मुझसे फीस लेके मुझे कानूनी मशवरा देंगे, तो सर अगर आप मुझे ये मशवरा देंगे तो उस मशवरे पे आप खुद अमल क्यों नहीं करते? देखिए, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे है जिसका जिक्र आपने किया, और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ सिचुएशन में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा ये जो मामला है चैम्बर्स वाला, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे आपके साथ 1960 से है। मैं सारी बात काट रहा हूं आपकी, एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ जो आपके साथ हुआ। मैंने सिनेरियो डिफाइन किया आपको, तो नॉर्मल सिचुएशन तो ना रही, मेरे बंदे अगवा किए गए, मुझे मारा गया, जख्मी किया गया, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। और मैं कानूनी चाराजोई के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं, तो आप मुझे कानून की किताब दिखाएंगे कि अली हैदर ये देखो, ये मेरी फीस है, मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा? या आप मुझे कहेंगे कि अली हैदर तुम ऐसा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं डंडा पकड़ के, तुम भी बंदे बुला लो, लेट्स हम आके जो है वो मार धाड़ करते हैं? आप मुझे बताएं, मशवरा क्या देंगे आप मुझे? देखिए, फोरम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, कानूनी लिहाज से वो चीफ जस्टिस साहब भी हैं, लेकिन जाने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। ये बात तो यहाँ तक आपकी दुरुस्त, लेकिन जज्बात और जो मामलात थे और जो एक सिचुएशन वहाँ बन गई थी, उसका ये अल्टीमेट रिएक्शन था। और ये रिएक्शन पहली दफ़ा नहीं आया, ये मामला बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है और कोई गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस मामले पे तवज्जो दी होती, मैं इसको आपको इस तरह बयान कर देता हूँ, अगर ये मामला आज भी हल हो जाता है ड्यू टू वन और अदर वे, ये कल फिर ये मामला उठ जाएगा। उसकी वजह ये है
कि जो मसला है वो वहां मौजूद है। जब तक मसला हल नहीं होगा ये सिचुएशन इसी तरह बरकरार रहेगी। रियलाइज करना चाहिए उन लोगों को जो साहिब इक़्तिदार हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट सर आपने उठाया कि ये बेसिकली मसला पेंडिंग पड़ा हुआ था बहुत अरसे से। और अच्छा, मैं वैसे बात आपसे करूं थोड़ी डर के, मुझे काइंडली बेयर विद मी, अब डर लगता है हमें। अच्छा खैर, मसला पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो सर मुझे ये बताइएगा, हर उस साइल के लिए जिसका केस पिछले 2, 4, 5 या 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके साथ भी ऐसी ही ज्यादती हुई है या शायद इससे भी लोगों के तो कत्ल हो जाते हैं, अपने प्यारे कत्ल हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से अभी एक बच्चा उसामा है, उसका कत्ल हुआ कराची में, पुलिस से मारा, आपको याद होगा वो फैसला, ठीक सर, उसामा सती का। अब ये 2-3 साल अगर पेंडिंग चलता है इसका केस, तो आपकी सिचुएशन को देखते हुए इसके पास राइट है कि ये बलवा लेके चला जाए? आई थिंक होगा राइट उसके पास फिर, बिकॉज पेंडिंग पड़ा हुआ उसका केस बहुत अरसे से। देखें, पहली बात तो यह है कि हम खुद अब डर गए हैं। आपकी शायद इल्म में है कि नहीं, FIR वकला के खिलाफ हो गई है। जिनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जिन्होंने रात को साजिश की, जिन्होंने ये मसला रात को पैदा किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और वकील आज चले गए जज साहब के पास, गलत तरीके से गए, मैं आपसे एग्री करने के लिए तैयार हूँ। तरीकाकार गलत था, जाना हमें वही चाहिए था, लीगल तरीके से जाते या इस तरह जो चले गए, बात दुरुस्त। लेकिन बात यह है कि जब तक मामला हल नहीं होगा सिचुएशन यही रहेगी। उसामा सती वाले मामले का मामला जो है वो इंडिविजुअल है, यहाँ एक कलेक्टिव सिस्टम बहुत अरसे से मसला पड़ा पेंडिंग चला आ रहा है, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तीसरी, चौथी, 5वीं दफा हो रहा है, और ये कल परसों फिर हो जाएगा। बट मैं ये अर्ज कर रहा हूं सर कि जिसका पेंडिंग है, क्या उसके पास ये इख्तियार आ गया कि वो ऐसे ही करे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपसे सीखना चाह रहा हूं कि जिस चीज का पेंडिंग मसला इतने अरसे से पड़ा हुआ है और उसके साथ भी इतनी ही सिवेरिटी से ज्यादती हुई जैसे आपके साथ हुई है, does he or she has the right to act the same way as you did? देखें, आप इसको नैरो सेंस में ना देखें ना, आपको इसको जरा बॉर्डर सेंस में देखना होगा। सर मैं तो इसको अल्ट्रा ब्रॉड सेंस में देख रहा हूं, मैं तो हर किसी पे अप्लाई कर रहा हूं। से मैं आपसे एग्री कर गया, मैं तो हर किसी पे अप्लाई कर रहा हूं। तरीकाकार से मैं आपसे एग्री कर गया हूं, तरीकाकार गलत है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन आप मसले की जड़ जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल इस तरह दे देता हूँ। 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिनके अभी इलेक्शन हुए, उनके साथ, ये पहली चीफ जस्टिस साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। उस दिन भी चैम्बर का इशू डिस्कस हुआ और उस दिन भी ये कहा गया कि ये चैम्बर वाला मसला है, ये किसी वक्त भी उठ सकता है, और अभी एक दिन नहीं गुजरा और वो मसला पैदा हो गया। ये मसला बहुत अरसे से पेंडिंग है। मैं बार बार, बल्कि आज मीडिया के जरिए कहता हूँ, आज ये मसला अगर हल हो भी जाए, ये कल फिर दोबारा पैदा हो जाएगा, और ये इससे ज़्यादा शिद्दत से भी पैदा हो सकता है, चूँकि अब FIR भी हो गई, वकीलों को रात को मारा भी गया, उनको उठाया भी गया, उनको ज़ख्मी भी किया गया, उनके चैम्बर भी गिरा दिए गए। उनके भी जो जज्बात हैं उनको भी देखना पड़ेगा। चीफ साहब के साथ जो हुआ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, न करूँगा, न कर सकता हूँ, वो तरीकाकार गलत है। लेकिन क्या गवर्नमेंट, अच्छा तरीकाकार गलत है, मुक्तदर हल्के, तो सर फिर आप जो कार्रवाई करेंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इसको हल करें, मुअत्तल करेंगे जिन्होंने ये किया? मैं सर बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या आप एक्शन लेंगे उन वकला के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया, वायलेंट एक्ट किया, उनके लाइसेंस मुअत्तल होंगे? देखें, चीफ साहब का और बाकी जजेस का ये कहना है कि इन वकला जिन्होंने ये काम किया, और ये सारे वकला नहीं है, वो कहते हैं, उनका कहना है ये चंद वकला हैं जिन्होंने ये सारा काम किया, बाकी तो सिर्फ मौजूद थे ना, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, करते रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है बार कौंसिल ने, और अगर वो जिम्मेदार ठहराए गए तो वो बार कौंसिल वाले करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप रेकमेंड करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई करनी है तो दोनों तरफ कार्रवाई होगी, अगर करनी पड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बलवाइयों के खिलाफ। पहले उनके जिन्होंने मसला शुरू किया, पहले उनके खिलाफ, अगर वो जिम्मेदार ठहराते हैं तो पहले उनके खिलाफ। सर आप ये देखें ना, ये किधर जाए, मुझे एक बात बताइएगा, एक नया वकील जब कचहरी में आता है, उसने चैम्बर बनाना है, आप चैम्बर उसको नहीं बनाने देते, वो क्या करे? अर्ज करता चलूं, वो एजिटेट अगर करता है तो फिर उसके खिलाफ FIR हो जाती है। बीइंग अ स्टूडेंट आपसे सीख रहा हूं, आई एम हियर फॉर अ लर्निंग हियर। सर देखिए, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मेरा वायलेंट एक्ट, मेरा कोई भी वायलेंट एक्ट, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकती है। लेट्स से लोग जी कहते हैं जी घर में वो मसला फसाद हो गया, आप लोग केसेस आप डील करते रहे होंगे कि जी घर में मसला हो गया, घर में बड़ी नाचाकी थी, तो बंदे ने आके गुस्से में अपनी बीवी को मार दिया।
क्या उसकी जो रीजन है उसके एक्ट को जस्टिफाई करती है? आपका रीजन बिल्कुल ठीक होगा, मगर क्या आपकी रीजन आपके एक्ट को कोई शिक बता दे मुझे जो उस कानून की शिक के तहत आपके एक्ट को जस्टिफाई करती हो? देखें, किसी शख्स का इंडिविजुअल जो एक्ट होता है ना, वो उसका जाती तो हो सकता है, लेकिन यहाँ मामला है कलेक्टिव विजडम का। यहाँ सबका मुतालबा है शुरू दिन से। मैं बार बार क्यों उस बात का जिक्र करता हूँ, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मसला अगर हल हो जाए तो ये इस तरह के काम ना हो। जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, जब मसला हल नहीं किया जाएगा तो फिर यही मामलात सामने आएंगे। और इसका हल एक ही है कि मसले को आप पैदा ही ना होने दें, उसको आप खत्म कर दें। तो सर ये मुझे एक और बात बताइएगा, मैं आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूं सर। अगेन बीइंग अ लॉयर, इस जस्टिस सिस्टम बीइंग अ लॉयर सर, आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं, आप क्लाइंट्स डील करते हैं एंड यू चार्ज फॉर दैट। आपके पास जब साइल आएगा, मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं अपने कि सर मेरा मसला है पेंडिंग है 10 साल से, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, आप क्या कहेंगे उसको? या साइल नहीं, आपके पास 5-10 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, पूरा पिंड उठ के आ जाता है, आप क्या कहेंगे? बलवा करो क्योंकि आपका मसला हल नहीं हो रहा, या आप उसको कानूनी रास्ता दिखाएंगे? देखें, आप एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उसका जवाब आपको इस तरह देने की कोशिश करता हूं। पहले आपने इंडिविजुअल मिसाल दी, अब आपने पूरे गांव की मिसाल दी। जब गांव में भी मसला पैदा होता है ना, तो लोग अपनी लाश उठा के आजकल रख देते हैं। नहीं देखिए सर, ये मेरा सवाल जो है वो समझ नहीं पा चुके, वक्त खत्म हो गया। अर्ज यही थी कि जो चीज़ आप अपने लिए जायज़ समझते हैं, आप वकील है ना, आप दूसरे के लिए भी फिर वो जायज़ समझेंगे, तो आप दूसरे को भी यही मशवरा देंगे। ये जवाब मैं चाह रहा था कि आप मुझे दें, हाँ या ना, जो भी आपको बेहतर लगता है, पर वो जवाब मुझे अफसोस की बात है कि नहीं मिल सका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।